हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जनरल तारिक रशीद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियोज़ में। सर आपको भी खुश आमदीद। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमें प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज्वाइन करेंगे। जनरल तारिक रशीद साहब, जजों की ट्रांसफ़र पे अगर आप भी कमेंट करना चाहें तो कह लें। मेरा बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद हो, वो हुकूमतें बनाने और गिराने का काम ना करे, ये उनका काम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह मीडिया आज़ाद हो, सच बोले। हाँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी के कहे के ऊपर किसी को उठा दूं, ना किसी के कहे के ऊपर किसी को गिरा दूं। जो सच्चाई है बस वो मिर्च मसाले के बगैर वो आनी चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें ना हो तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत इसके बगैर नहीं हो सकती, ना शख्सी आज़ादी हो सकती। तो हम काफ़ी हद तक खो चुके हैं। देखिए चर्चिल का मशहूर एक वो उसका बड़ा आता है एक माकूला जो उसे मंसूब है, जो उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि इफ आवर कोर्ट्स आर वर्किंग प्रॉपरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, हाँ, वी विल हैंडल दिस वॉर और इट इज सफिशिएंट फॉर अस कि हमारी कोर्ट सही काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये शाह खाबर साहब अभी जो बात कर रहे थे, अब देखें वो कह रहे हैं कि जजेस की मंशा के बगैर उन्हें पोस्ट करना। भाई क्या जजेस कोई आसमान से उतरी मखलूक है? मंशा के बगैर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इम्तिहान दे के या जैसे भी आए हुए हैं। तो जब 2 से 3 साल जैसे फौज में होता है तो कोई किसी से पूछता ही नहीं है। वो जोन बने हुए हैं, जैसे 2 से 3 साल पूरे होते हैं वो जोन मेरिट के हिसाब से अफसरों को रोटेट कर देते हैं। पूछने लग पड़े तो कोई पिंडी इस्लामाबाद से निकले ही ना। तो आज जो 3 जजेस हुए हैं, मैं इनका देख रहा था, आई थिंक कम अज़ कम किसी जज को 5-6 साल से पहले नहीं हटाएगा। एक का तो 10 साल का अरसा है इस्लामाबाद बैठे हुए, 10-10 साल से इस्लामाबाद बैठे हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग के कौन है। तो देखिए जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कॉन्टेक्स्ट बन जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 से 3 साल बाद एक जिम्मेदार ओहदे के शख्स को चेंज किया जाए। मेरा वैसे इससे इख्तलाफ है, क्योंकि इसमें जो रवायत ये थी कि कॉन्सेंट कंसर्न जज की ली जाती थी, उससे उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार रहती है। अब अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल केस था, ये जो फॉर्म 45-47 वाला लगा हुआ है। पता है कि इस जज ने फैसला करना है, जज की उठाओ ट्रांसफर कर दो, सेपरेट केस, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए जब एक जज केस सुन रहा है, ये बेंच फिक्सिंग वाला मामला आ जाता है ना, उसको चीजें इसको ठीक किया जा सकती, जब तक वो केस का फैसला नहीं करता वो बैठा रहे। लेकिन वैसे अगर उसका 3 साल हो चुके हैं, ही शुड बी पोस्टेड टू सम अदर। इस्लामाबाद से कोयटा भेजें, कोयटा से उसको सिंध ले जाएं, सिंध से पेशावर ले जाएं, ताकि मुल्क भी देखे और उसके जो कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, जैसे एलिगेशन लग जाती हैं, वो उसमें ना लगे। और फिर देखिए फैसले हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ जजेस बोलते हैं, अक्सर हमने सुना होगा कि लोगों के तो जजेस को तो फैसले बोलते हैं। उस जज ने ये फैसला किया। हमारे यहाँ जजेस साहब वो अपने जो लेटर लिखते हैं वो भी आउट कर देते हैं, उसके बाद स्टेटमेंटें देते रहते हैं बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, मैं जैसे आर्मी से हूँ, तो हम जैसे लेटर जो है जज हाई कोर्ट का लेटर एंट्री से आ जाता है, कितनी साथ वकालत की आ गया। कभी हो सकता है कि फौज में देखें एक आप किसी लेटर एंट्री से लाके उसको ब्रिगेडियर बना के बैठा दें। सर फौज का बंदा ब्रिगेडियर रिटायर होकर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी पे नहीं लग जाता? देखें वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लगता है ना, वो तो जब कर रहा है ना, लगता है ना सर। देखिए वो डिफरेंट है कि एक प्रोसीजर के तहत लगता है। एक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोटा मुकर्रर है 2-2.5% का, वो उसमें जाके करते हैं। सर वो तो आप इंडक्ट होते हैं ना, जॉब से रहते हुए इंडक्ट हो जाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब भी हो उसका क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए कि आप मेरिट के तहत आए, इम्तिहान दें, इंटरव्यू हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो। अब मैं कई जजेस को देखता हूँ, देखें वो चल नहीं सकते, अच्छा और भी फिजिकल प्रॉब्लम नजर आते हैं। दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान में मैं 2 मिसालें आपको दूंगा, आप उसके ऊपर राय अपनी दे सकते हैं। सेनेट के इलेक्शंस होने वाले थे, नवाज शरीफ के दस्तखत से टिकट जारी हुए थे और अदालत से फैसला हो गया था कि ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। नवाज शरीफ क्योंकि क्वालिफाई नहीं करते एज हेड ऑफ द पार्टी, तो उनके जारी किए हुए टिकट भी वैलिड नहीं है, तो ये सारे लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। फिर वहीं से अदालत से एक फ़ैसला आया बल्ले के निशान के हवाले से, और वो भी पूरे इलेक्शन हो गए, सारा कुछ हो गया। उसके बाद काजी साहब को याद आया कि ये तो बल्ले के ऊपर मैंने बात ही नहीं थी की, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने सत्यानाश कर दिया। तो अगर अदालतें ये काम करेंगी तो ये इंसाफ नहीं है, ये तो इंसाफ का कत्ल है। दानियाल साहब। नदीम मलिक साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें इंसाफ का कत्ल है या नहीं, ये तो शायद अदालतें और जो आने वाला टाइम है वो बेहतर बताएगा। लेकिन आपने, क्योंकि आपका सवाल ट्रांसफर और पोस्टिंग से पहले मुतल्लिक था, तो आई वांट टू गिव माय स्टेटमेंट ऑन दैट कि देखें आपका पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि एक जज जो है
वो सर्टन एरिया में लगा है, उसने इम्तहान दिया है और फिर वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाए। ये क्या नाम है, उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू उसकी ट्रांसफर आप नहीं करेंगे या मैं नहीं करूंगा या कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा, उन्हीं के ही फाजिल कुलीग्स और जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो करेगी, और जो वो डिसाइड करेगी कि किसको कहाँ जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए। देखिए, इस्लामाबाद छोटा सा एक शहर है, यहाँ 20-20 साल से जजेस लगे हुए हैं। दिस इज ह्यूमन नेचर कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप हो जाते हैं। आपके ऑटोमेटिकली आपको अपनी पसंद और नापसंद के आपके क्लाइंट्स होते हैं, वकील होते हैं, केसेस होते हैं। तो इस जो अभी ये एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग, इससे आपकी एक ट्रांसपेरेंसी का जो सेटअप है वो बेहतर होगा, और द कमिंग ईयर्स आपके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे कि जब आपकी रोटेशंस शुरू हो जाएंगी। हाँ, हर चीज का एक नेगेटिव सर पहलू ये होता कैसे है, हम होगा उस दानियाल नेगेटिव पहलू को साहब? जो शख्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाला था, आपने लाहौर से एक बंदे को ट्रांसफ़र करके पहले तो उसका वो इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया कि वो चीफ जस्टिस बन जाए, अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर में, जहाँ से वो ऊपर से नीचे 10वें 12वें नंबर पे चले जाएगा। देखें, आप अगर सीनियरिटी बेस के ऊपर कह रहे हैं, अगर जहाँ कोई जज सीनियर हो तो सीनियर मोस्ट होगा इन द टाइम ऑफ सर्विंग, और अगर किसी और ऐसे स्टेशन में चले जाता है जहाँ वो उससे ज़्यादा सीनियर जजेस बैठे हैं, वो 10 के बजाय 20वें नंबर पे आ जाए, उसके ऊपर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। उसकी रिक्वेजिशन चीज़ें जो हैं और तरीक़ेकार मौजूद है। तो इससे कोई लाइक्स और डिसलाइक्स, मैंने जिस तरह कहा, वो ना बनती हैं ना बनेगी। आपका एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और मैंने इस तरह कहा पहले कि इसमें जो एक बिल्कुल इसमें हर्डल्स भी आएंगे या शायद कोई टीडिंग इश्यूज आए, लेकिन इन लॉन्गर रन जो है इससे चीज़ें बेहतर होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि अगर रावलपिंडी का जज है, वो पिछले 10 साल से सिर्फ रावलपिंडी में सर्व कर रहा है, उसका एक चेंबर है, उसका एक नेटवर्क है, एक सलाम दुआ के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, एक ऑटोमेटिकली एक बायस या लाइक्स या डिसलाइक्स पैदा हो जाते हैं। जब आप पूरे पाकिस्तान में रिवॉल्व सर इससे करेंगे, इंसाफ नहीं होने वाला जो आप कह रहे हैं, खूबसूरत मुल्क भी है। इससे इंसाफ नहीं होने वाला। इंसाफ के लिए आपको कुछ असूलों ज़ाब्ते वज़ा करने पड़ेंगे, कुछ अखलाकियात वज़ा करनी पड़ेंगी। जिस शख्स ने, जिन जजों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, वो अगर जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू आपको सुना हो तो आपको पता होगा कि उन्होंने क्यों दी थी, या जस्टिस वजूद्दीन के वालिद ने जो बाद में बातें बताई तो वो भी आपको पता है कि उन्होंने क्या बताई थी। नवाज शरीफ को अकाउंट रिसीवेबल पे जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो वो क्या हकायक थे वो भी आपको पता है। तो ये तरीकाकार पाकिस्तान में आप समझते हैं ठीक है, तो कल उनके साथ हुआ था तो आने वाले कल में आपके साथ भी होगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, नदीम मलिक साहब, आ जाएगी, आपकी बारी आ जाएगी। तरीक़ाकार के ऊपर तो आपका डिफरेंस हो सकता है, और मैंने जिस तरह कहा कि जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वहाँ नेगेटिविटी के भी स्पेस होती है, लेकिन पूरी दुनिया में यही तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है। और ओवर कमिंग ईयर्स एंड कमिंग टाइम आपके जून जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो ये बेहतरी होगी। हाँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाँ, लाइक्स और डिसलाइक्स या अपनी मर्जी के लोग बैठा दो और फिर सब बंदों से वही फैसले कराओ, तो वो एक ऑटोमेटिकली उसका एक पहलू मौजूद होगा और हमेशा रहेगा। लेकिन एज टाइम पासेस, एज टाइम विल पास, तो इंशाल्लाह इससे ट्रांसपेरेंसी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और जो रोटेशन की वजह से जो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो ख़त्म होकर ज़ातियात की लाइक्स और डिसलाइक्स ख़त्म होंगी, और ऑटोमेटिकली एक बेहतर रूलिंग्स, वर्डिंग्स और चीज़ें आएंगी। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का केस हो या हमारे और पोलिटिकल मोजे की दुआ करिए, बिल्कुल आपकी इन तरमीमों से बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं है, मोजे की दुआ करिए कि अल्लाह करे कि मोजा हो जाए। जनरल तारिक साहब से वो दूसरे टॉपिक को भी साथ कवर कर लें, ज़्यादा नहीं तो आगे निकल जाएगा मामला। सर वो आज ट्रंप साहब तो रोज़ कोई नया बयान ठोक देते हैं, आज उन्होंने कह दिया कि वो कह रहे हैं जल्दी से हुर्मुज़ खोल दो, अब हमारे हालात बहुत बुरे हैं। तो हालात तो पूरी दुनिया के बुरे हैं और हुर्मुज़ खोलनी भी चाहिए, ठीक है, डील भी होनी चाहिए। कब तक होगी डील, मामला तो आगे कैसे चलेंगे? मैं इस पाने से पहले थोड़ा सा एक क्लोजिंग कमेंट देना चाहता हूँ जजेस के बारे में, कि देखिए हमने आप जो मिसालें दी इससे हमें सीख के अपने अंदर प्रोसेस को बेहतर करना होगा और चेक एंड बैलेंस रखने होंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 3 करप्ट इदारे हैं पाकिस्तान के टॉप, उसमें पुलिस को बताया गया, जुडिशरी को बताया गया और टेंडरिंग सिस्टम को बताया गया। तो अलग-अलग पर्सनैलिटी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, किनकी कुछ की रिप्यूट अच्छी नहीं, बट जैसे फौज में है ना, जी सिस्टम एक मैच्योर है और उसके तहत आप चलते हैं, उसको वायलेट आप नहीं कर सकते। सर और अगर आप सीनियर हैं तो फिर आप अपने जहां मर्जी चले जाएं। सर आपने जो मिसाल दी है, मैं आपकी मिसाल से
देखिए फ़ौज में बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान ने 70-80 सालों में एक इदारा बनाया है फ़ौज, तो बाकी और उससे सीखना चाहिए। फौज में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो नवाज शरीफ की या इमरान खान की मर्जी से नहीं होती। एक दफ़ा इमरान खान ने कोशिश की फैज़ के मामले में, तो इंजाम क्या हुआ वो भी पता चल गया। जजों के मामले में हम सारे जाके मुदाखलत करते हैं, ठीक है ना, हुकूमत भी करती है और आप लोग भी करते हैं। ये रोकने की जरूरत है सर, ताकि उसको भी इदारा बनने दे, उसको खड़ा होने दे। ट्रंप पे आ देखिए, ट्रंप साहब तो आज जो ट्वीट किया है कि ईरान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग, और उन्होंने खुद हमें, ईरान ने कहा है कि हम तो कोलैप्स होने वाले हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दें। तो मेरा ये ख्याल है उन्हें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलनी होगी, दोनों को खोलनी होगी, और बैक वक्त खोलनी होगी। देखिए इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और ईरान ने तो खोल दी थी। जब हमारे फील्ड मार्शल साहब 14 से 16 अप्रैल को होके आए, तो 16 को वापस आए, और 16 की रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमने खोल दी है। लेकिन उधर से आया अमेरिका से कि हमने वो बंद कर दी है। तो ना ईरान उसको बंद कर सकता है, ना टैरिफ लगा सकता है, ना अमेरिका इंडेफिनेटली उसको कर सकता है। और जो रिपोर्टें आई हैं अमेरिका से निकल रही हैं कि उनका गल्फ में बेसिस में ठीक ठाक नुकसान हुआ है, और रोज़ 1 से $1.5 बिलियन अभी भी खर्चा आ रहा है। 500-600 मिलियन डॉलर ईरान का भी आ रहा है। तो ईरान की सारी ट्रेड भी देखें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो फील्ड मार्शल ने 3 दिन वहां रह के जो एक्सचेंज की वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान, आई थिंक कि वो मोस्ट वर्केबल सोल्यूशन वही है। बाकी जो मर्जी तारे तूरे खींचने की कोशिश करें, बात आगे नहीं बढ़ रही। देखिए, अब ईरान जो कह रहा है, लेटेस्ट जो चीज़ें पता चली हैं कि जी न्यूक्लियर के मामले को थोड़ा सा साइड पर रख दें और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोल लेते हैं। भाई आपके साथ जो जंगें हुई हैं पिछले 1 साल में 2, वो न्यूक्लियर पे हुई हैं। न्यूक्लियर के साथ डील होगी, जो भी होगा वो न्यूक्लियर उसमें शामिल होगा। उस पर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई क्लैरिटी देनी होगी। और अमेरिका देखिए 14 से 15 मई को जा रहे हैं ट्रंप साहब चाइना, वहाँ उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है शी जिनपिंग के साथ, तो वो उससे पहले इसको खोल के जाएंगे। वरना अगर नहीं खोलते तो चाइना का जो 80 से 90% ऑयल लीडर है, तो आज वैसे LNG का एक शिप गुजरा है UAE का वहाँ से, तो ये अमेरिका उसको इंडेफिनेटली बंद नहीं कर सकता। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि 14-15 मई से पहले, काफ़ी उससे पहले एक कोई एग्रीमेंट थोड़ा करेंगे जिसमें खोलनी पड़ेगी इनको, और शिपमेंट वहाँ से चलेगी। बैरिस्टर दानियाल साहब से भी थे। बैरिस्टर दानियाल साहब, जो पाकिस्तान की बहुत ही शानदार कोशिश थी कि दोनों मुल्क जो 50 साल से बात नहीं करते उनको इकट्ठा बिठाया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन आखिरकार माहिदा तो तेहरान और वाशिंगटन नहीं करना है, पाकिस्तान दोनों को इंकरेज कर सकता है, उनके इख्तलाफात कम करने की कोशिश कर सकता है। अब क्या तवक्कुआत है, नेक्स्ट राउंड कब होगा और कैसे होगा? देखिए, इसमें दी मलिक साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है कि कॉमन मैन के लिए कि जो मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, या मीडिएटर होता क्या है। मीडिएटर एक जिरगोई होता है जो जिरगा करता है, वो जिरगा कामयाब हो या कामयाब ना हो, जो मीडिएटर होता है या जिरगोई होता है उसकी माशरे में हैसियत होती है, और माशरे में जिरगा वही कराता है जिसकी कोई अपनी हैसियत हो, और जिरगा कराने से उसकी हैसियत में बेहतरी आती है, कमी नहीं। तो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, ये बड़ा पर्टिनेंट रोल है। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, आज दुनिया की नज़र में एक पीस मेकर या पीस कोलैबोरेटर के नाम से सामने आया, और दुनिया पे एक नए नाम से जान रही है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी काविशें हैं फील्ड मार्शल साहब की, आर्मी प्राइम मिनिस्टर की, आपके फॉरेन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड मंथ्स यू विल सी कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और है ये भी एक इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट। देखें, ये हम वो कौमों की बात कर रहे हैं जो पिछले 75 साल से 47 ईयर्स से आपस में इकट्ठी बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको सेम टेबल के ऊपर लेके ला के आने के लिए दोनों हार्डन्ड है, जो पंजाबी कहते हैं पींडे हो गए हैं। ईरान भी पींडा हो गया है कि इतने अरसे से सैंक्शंस को जो फेस कर रहा है। तो अब जो जूं इन डिप्लोमेटिक टर्म्स एज टाइम पासेस, तो कुछ वो फॉरगो कर रहे हैं, कुछ ये करेंगे, तो हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें एक बड़ा पॉजिटिविटी है, उसमें एक खलूसी नीयत है, और बड़े मेहनत के साथ पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन कमिंग डेज एंड कमिंग मंथ्स वी विल बी एबल टू गेट देम बैक ऑन द सेम टेबल एंड एग्रीइंग ऑन द थिंग्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल बाय बोथ पार्टीज। तो उसमें इंशाल्लाह एक बेहतरी आपको नजर आएगी इंशाल्लाह इन कमिंग डेज एंड वीक्स। जनरल तारिक, जो फील्ड मार्शल का रोल था इसमें क्लीदी था। जी बिल्कुल। वो वाशिंगटन में वैंस से भी बात कर रहे थे, ट्रंप को भी उन्होंने कॉल की, तेहरान में जितनी क़यादत थी
पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी और IRGC के लोगों से भी। वो 3 दिन वो जो वहाँ बैठे रहे तो सारों से कम्प्रीहेंसिव इंटरेक्शन हुआ। आई थिंक कभी भी सेंट्रल रोल उन्हीं का ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़, चाइना, रूस, सऊदी अरेबिया, इनको भी साथ में लाना पड़े ताकि इनको इंकरेज करें कि किसी मुआहदे के करीब ये पहुंच जाएंगे। ये सारे मिले हुए जिनके आपने नाम लिए देखें, चाइना बिल्कुल बैकग्राउंड में मिला हुआ है, हमने उनको पिक्चर किया हुआ है। बास अरागची साहब खुद रशिया गए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, रशिया ने उनकी तारीफ की है। पूरी 2015 वाला जो एग्रीमेंट था तो उन्होंने ईरानियंस ने अपने स्टॉक पाइल्स जो थे रूस के साथ उसका मुआहदा किया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि रूस और चीन और पाकिस्तान तीनों को मिलकर इन्हें एक जगह पे लाना पड़ेगा। रूस से कैस्पियन सी से इनका ट्रेड चल रहा है, बाकी दुनिया से तो कटा हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन रूस से थ्रू कैस्पियन सी सारा ट्रेड इनका चल रहा है। तो रशिया, चाइना बहुत क्लोज है, SCO में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, और अमेरिका के खिलाफ एक उनके अंदर स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। ये कहा कि SCO के इजलास में वो जो डिटेल्स हैं उनके पास हथियारों वारों की, वो भी देने को तैयार हैं। तो आई थिंक दे आर आल्सो लुकिंग एट दिस ऑप्शन कि चाइना, पाकिस्तान, रूस तीनों के साथ मिलकर कोई अरेंजमेंट कर लें। और अगर ये ट्रंप साहब ने 14-15 मई से पहले मसला हल ना किया तो शी जिनपिंग का मेन पॉइंट ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। वहां जा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट ठीक कर रहे हैं। आपको पता है 400 से 500 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड होता है इनका, अमेरिका चाइना का, जिनमें से 314 मिलियन डॉलर तो चाइना उनको देता है और ये कुछ 100 मिलियन डॉलर उनको, 110 मिलियन डॉलर का ये ट्रेड उनके साथ करते हैं। तो 75% चीज़ें चाइना से अमेरिका आती हैं और 1/3 25% अभी तक है वो लार्जली चाइना के फेवर में। तो अमेरिका ये चाहता है कि वो नैरो डाउन करे। तो वो अगर इन्होंने मसला हल ना किया तो क्या वहां बातचीत करेंगे। देखिए ये जो दान सब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान आइसोलेशन में था, पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में नहीं था। कभी हमारे चाइना से तल्लुकात कम पड़े, कभी हमारा टर्की से साथ कोई रिलेशन में फ़र्क आया, कभी हमारा सऊदी अरेबिया के साथ किसी किस्म की ऐसा बात था, हर वक्त हमारे साथ खड़े हुए थे। कभी हमारा मलेशिया के साथ हम कभी आइसोलेशन में गए, कभी इंडोनेशिया के साथ गए। तो पाकिस्तान कभी आइसोलेशन में नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया चाह रहा था करना, वो अल्लाह ने उसको मुंह की खानी पड़ी, वो आइसोलेट हुआ है। हम कभी आइसोलेट नहीं थे, हमारे दुश्मन कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, जैसे हम मीडिएशन कर रहे हैं, और ईरान ने क्या कहा है कि हम पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं बिकॉज वो हमें उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है और वो हमारे से सिंसियर है। और ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं। कुछ हमारे जो दोस्त मुल्क थे ना, वो मार्का हक से पहले सदमोरी दिखा रहे थे, लेकिन मार्का हक में अल्लाह ताला ने टर्न अराउंड किया, उन्होंने दोबारा जफ्फी डाली पाकिस्तान। मार्का हक में जो फील्ड मार्शल साहब ने रिजॉल्व दिखाया, सारी पूरी कौम साथ खड़े होके देखे, उसने हर चीज दुनिया पाकिस्तान। साहब और दानियाल चौधरी साहब, आप दोनों का शुक्रिया।